हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। घायल गीदड़ हाफिज सईद कश्मीर में फिर कर रहा है दोस्तों नई प्लानिंग। आतंकी कैंप के अंदर से लीक हुई बहुत बड़ी साजिश जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं आखिरकार जयशंकर जी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत के साथ खड़ा हुआ तुर्की का दुश्मन साइप्रस बोला बिना शर्त समर्थन करते हैं हम भारत का। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे जयशंकर जी की कौन सी बात को लेकर दोस्तों साइप्रस ने ये बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही साथ बताएंगे इधर तुर्की शांति वार्ता हुई फेल, जिसके बाद भारत ने थामा अफगानिस्तान का हाथ, पाकिस्तान को सुना दी खरी खरी। तो वहीं ट्रंप वेनेजुएला पर बड़ा अटैक करने वाले हैं दोस्तों। इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, वेनेजुएला के समर्थन में दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने पहुंचा दिया अपना सैन्य विमान। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला पहुंचा पुतिन का सैन्य विमान। अमेरिका में मच गया तहलका दोस्तों, समझते जानते ही कि रशिया ने वेनेजुएला का सपोर्ट किया है दोस्तों। अमेरिका की हालत खराब हो गई। बताएंगे क्या है खबर। साथ ही साथ जिनपिंग से मिले डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन दोस्तों भारत के साथ भारत को लेकर बड़ा फैसला ले लिया चाइना ने कि ट्रंप की उड़ गई नींद। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन ने भारत को दे दिया बड़ा तोहफा दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे क्या सोने का दाम 1 लाख से भी नीचे जाने वाला है। क्या ऐसा संभव होगा आने वाले दिनों में? एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां 2 नवंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में होने वाले लश्कर की रैली को अचानक रद्द कर दिया गया है। लश्कर का टॉप आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ इस रैली को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था दोस्तों। यहां तक कि उसने वीडियो जारी करके अपील कर डाली थी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए। लाहौर की इस रैली पर भारतीय खुफिया एजेंसियां भी नजर बनाए हुए थी। इस बीच अचानक रैली कैंसिल होने की खबर से पाकिस्तान में खलबली मच गई। सवाल उठने लगे कि आखिर इसके पीछे कोई खौफ है या आतंकियों की नई साजिश। दोस्तों न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये फैसला असल में हाफिज सईद का है, क्योंकि वो पूरा ध्यान प्रशिक्षण कैंप और लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों पर लगाना चाहता है। बर्फबारी से पहले बड़ी संख्या में घुसपैठ कराए जाने की तैयारी चल रही है। अनुमानित संख्या 120 से 150 के करीब बताई जा रही है। बर्फबारी के बाद कश्मीर में घुसपैठ के कई रास्ते बंद हो जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के निर्देशानुसार कुछ रैलियां और कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में महिलाओं को ऑनलाइन जिहाद ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें हथियार चलाने और बम बनाने या फोड़ने से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल बताई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कई ट्रेनिंग कैंपों के स्थानांतरण की बातें सामने आई है दोस्तों, और यही एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि संबंधित रैलियों को अब रद्द कर दी गई है। लेकिन दोस्तों कई रिपोर्ट्स में ये भी बड़े खुलासे हुए हैं कि इन आतंकवादियों को डर भी सता रहा है कि इन्होंने वीडियो के थ्रू पहले से ऐलान तो कर दिया कि यहाँ पर इनकी रैलियां होंगी, लेकिन वहीं इनके अंदर ये डर भी सता रहा है कि इनके रैलियों में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इन आतंकवादियों के फेवर में नहीं होने वाली। आप समझ सकते हैं दोस्तों इन आतंकवादियों का इशारा किसकी तरफ था। तो ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें आखिरकार अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत के साथ खड़ा हो गया तुर्की का दुश्मन साइप्रस दोस्तों, और कह दिया बिना शर्त समर्थन करते हैं हम भारत का। दरअसल साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से मुलाकात की। साइप्रस मुद्दे पर भारत के दृढ़ रुख के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन किया। आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि न केवल आतंकवादियों के लिए बल्कि उन्हें धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। तो वहीं साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस ने कहा कि हमने हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत के प्रति अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की है, और हम इस दृष्टिकोण से पूरे तरह सहमत हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए शून्य सहनशीलता के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल आतंकवादियों पर लागू होता है बल्कि उन पर भी लागू होता है जो उन्हें समर्थन और वित्त पोषण देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस की पहली बार भारत की है ये यात्रा, जहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया दोस्तों।
अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नेपाल में हिमस्खलन से आफत में पड़ी पर्यटकों की जान बचाए गए अन्नपूर्णा आधार शिविर में फंसे 17 भारतीय। दोस्तों, नेपाल के म्याग्दी जिले में स्थित अन्नपूर्णा आधार शिविर यानी एबीसी के पास भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण फंसे 17 भारतीय पर्यटकों समेत 72 पर्वतारोहियों को सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को सुरक्षित बचा लिया। यह अभियान सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया, जिसमें स्थानीय स्वयं सेवकों की भी भूमिका रही। सभी बचाए गए पर्यटक अब सुरक्षित हैं और अन्नपूर्णा ग्रामीण नगर पालिका में ठहराए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक हिमस्खलन में फंसे सभी विदेशी पर्यटक भारतीय नागरिक ही थे, जो हिडन वैली के नाम से प्रसिद्ध धौलागिरी सर्किट ट्रेकिंग मार्ग पर थे। ये मार्ग म्याग्दी और मुस्तांग जिलों को जोड़ता है दोस्तों, लेकिन सोमवार रात से शुरू हुई लगातार बारिश और बर्फबारी ने ट्रैक रूट को पूरे तरीके से अवरुद्ध कर दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान ने साम्राज्यों के आगे नहीं टेके घुटने। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को हड़काया। हक्कानी ने कहा कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने गुरुवार को काबुल में एक जोशीला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी दे दी कि आक्रामकता का कोई भी काम काबुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हक्कानी ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बातचीत के लेटेस्ट राउंड के बेनतीजा रहने के कुछ दिनों बाद कहा कि अफगानिस्तान के लोगों को अंदरूनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे किसी भी विदेशी हमलावर के खिलाफ एकजुट हैं। अपने इलाके की रक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के अफगान तालिबान को कथित तौर पर कड़ी चेतावनी देने के 24 घंटे से भी कम समय बाद आया है। आसिफ ने कहा था कि वे इस्लामाबाद के इरादों को अपनी बर्बादी पर परख सकते हैं। आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को तालिबान को पूरे तरह से खत्म करने और उन्हें छिपने के लिए गुफाओं में वापस भेजने के लिए अपने पूरे हथियारों के एक छोटे से हिस्से का भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्लियर चेतावनी दे दी कि अगर अफगानिस्तान पर युद्ध को जबरदस्ती थोपा जाता है तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जी हाँ, इस बयान के माध्यम से हक्कानी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, तुर्की शांति वार्ता विफल होने के बाद भारत ने थामा अफगानिस्तान का हाथ, पाकिस्तान को सुना दी खरी खोटी। जी हाँ, भारत सरकार ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाने और निर्दोषों पर आतंकवाद फैलाने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता से चिढ़ा हुआ और बिना किसी डर के सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है। भारत अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्र पर संप्रभुता का उपयोग कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान को लगता हो कि उसे दंड से मुक्ति के साथ सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसके पड़ोसी इसे अस्वीकार मानते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं दोस्तों, यानी कमिटेड हैं। जी हाँ, भारत सरकार का ये बयान ऐसे समय आया है जब तुर्की में हुई शांति वार्ता की विफलता के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने अपना सैन्य विमान वेनेजुएला पहुंचा दिया। दोस्तों, बता दें, मादुरो को मॉस्को से मिली संजीवनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को धमकी दे रहे हैं कि जल्द ही उनके देश में जमीनी कार्रवाई हो सकती है। इस तनाव के बीच रशिया के एक विमान ने वेनेजुएला की राजधानी तक उड़ान भर दी। रूस का फर्स्ट I-76 TD सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान मॉस्को से उड़ान भरकर वेनेजुएला की राजधानी काराकास पहुंचा। 2 दिन तक चली यह जटिल यात्रा, जिसमें विमान ने कई देशों में रुककर ईंधन भरा। अब चर्चा का विषय बन गया है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या रशिया अपने पुराने सहयोगी निकोलस मादुरो की सरकार को गुप्त सैन्य मदद भेज रहा है। दोस्तों, रूसी वायुसेना का I-76 TD पंजीकरण RA-78765 विमान 24 अक्टूबर को मॉस्को से रवाना हुआ और 26 अक्टूबर को वेनेजुएला की राजधानी काराकास पहुंचा। यह उड़ान सीधी नहीं थी, इसने यरेवन बोले तो आर्मेनिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सेनेगल और मोरिटानिया में रुककर ईंधन भरा। दोस्तों, काराकास में यह विमान लगभग 45 घंटे तक रुका रहा, जो ये संकेत देता है कि इस दौरान माल की अनलोडिंग या ट्रांसफर हुआ होगा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइटों के मुताबिक यह असामान्य रास्ता सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं था। कई विश्लेषकों का मानना है कि विमान ने कुछ ठिकानों से विशेष माल उठाया होगा, क्योंकि इतनी जटिल उड़ान सिर्फ तकनीकी कारणों से समझाना मुश्किल है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन ने भारत को दिया
बड़ा तोहफा, उड़ जाएगी ट्रम्प की नींद। जी हाँ, चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्स के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किए हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। भारत को दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की आपूर्ति पर प्रतिबंधों में ढील देने का चीन का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4 साल से अधिक समय तक सैन्य गतिरोध के कारण दोनों देशों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि कुछ भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। रेयर अर्थ मिनरल्स को इलेक्ट्रिक वाहनों, ड्रोन और बैटरी स्टोरेज सहित उच्च स्तरीय तकनीकी उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में चीन की प्रमुख भूमिका है। दोस्तों, ऐसे में भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देने के चीन के फैसले को दोनों पक्षों के बीच संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के समग्र प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ बता दें, इंटरनेशनल कोर्ट पहुंची शेख हसीना की अवामी लीग। आखिर क्यों फैसले से पहले जवाबी हिंसा का दांव खेला? दोस्तों, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बोले तो आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों पर फैसला सुनाने की घोषणा कर दी है। इसी बीच उनकी अवामी लीग पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जुलाई 2024 से पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई प्रतिशोधपूर्ण हिंसा की जाँच की मांग की गई है। ये शिकायत अनुच्छेद 15 के तहत दाखिल की गई है, जिसमें अंतरिम सरकार पर हत्या, मनमानी गिरफ्तारियां और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 2009 में बांग्लादेश में गठित ये घरेलू युद्ध अपराध न्यायालय आईसीटी ने हसीना के खिलाफ कार्रवाई पूरी कर ली है। उन पर 2024 के छात्र आंदोलनों पर की गई हिंसक कार्रवाई के लिए मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप है। मामले से जुड़े सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर बता दिया है कि फैसला 10 से 15 नवंबर के बीच किसी भी समय सुनाया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे महीने के अंत तक टाल दिया जा सकता है। दूसरी ओर आईसीटी के फैसले से पहले लंदन की एक कानूनी फर्म ने अवामी लीग की ओर से आईसीसी के अभियोजक को अनुच्छेद 15 संचार सौंपा है। इसमें जुलाई 2024 के विरोध के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग के अधिकारियों के खिलाफ हुई जवाबी हिंसा की जांच की मांग की गई है। पत्र में दावा किया गया है कि हिंसक भीड़ ने 400 अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट कर या लिंचिंग करके हत्या कर दी है। साथ ही साथ बता दें, भारत ही नहीं चीन पर भी झूठ बोल गए मिस्टर ट्रंप। भड़के शी जिनपिंग ने सुना दी खरी खरी बता दी सच्चाई। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति स्थापित करने में शामिल नहीं है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित शिखर सम्मेलन में जिनपिंग ने कहा कि वो हालिया गाजा युद्ध विराम समझौते में डोनाल्ड ट्रंप के योगदान की सराहना करते हैं। हालांकि शी जिनपिंग ने ट्रंप के इस दावे का खंडन किया कि चीन कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति स्थापित करने में शामिल नहीं है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि बीजिंग दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों को उनके सीमा विवाद को अपने तरीके से सुलझाने में मदद कर रहा है। जी हाँ, थाईलैंड कंबोडिया के बीच टकराव बढ़ने पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों को संघर्ष समाप्त करने के लिए मनाने हेतु बंद कमरे में विचार विमर्श किया था। चीन के थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के साथ मजबूत संबंध है। चीन के ही दबाव में दोनों देशों के बीच पहले भी झड़पें रुकी थी। दोस्तों, साथ ही बता दें, उधर चीन दौरे को लेकर भड़के डेमोक्रेट्स नेता अमेरिकी राष्ट्रपति ने बता दिया देशद्रोही। है पूरी बात बता दें, दरअसल दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर आमने सामने के मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि उनकी मुलाकात बहुत कामयाब होगी, जिसे लेकर उन्हें कोई शक नहीं है। ट्रंप ने गुरुवार को चीन से आने वाले सामान पर लगने वाला कुल औसत टैरिफ 57% से कम करके 47% करने की घोषणा की। तो वहीं ट्रंप के आलोचक और अमेरिका के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने ट्रंप और जिनपिंग के बैठक को बेकार बता दिया। इस पर ट्रंप भड़क गए और इस दौरे की उपलब्धि गिनाने लगे। ट्रंप ने अमेरिकी नेता पर निशाना साधते हुए कह दिया कि उनके शब्द लगभग देशद्रोह के समान हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर ऑपरेशन त्रिशूल का आगाज, बॉर्डर के पास सेना के अभ्यास से हिल गया पाकिस्तान। दोस्तों, भारत ने गुरुवार यानी कल से पाकिस्तान सीमा के पास अपने सबसे बड़े संयुक्त सेना अभ्यास त्रिशूल की शुरुआत कर दी। ये ट्राई सर्विस थल सेना, नौसेना और वायुसेना युद्धाभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। यह अभ्यास 3 नवंबर से अपनी असली रफ्तार पकड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भारत का पहला बड़ा सैन्य अभ्यास है। सूत्रों के मुताबिक इस अभ्यास का उद्देश्य पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देना है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए
पूरे तरीके से तैयार है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर की वहीं से अगली कड़ी शुरू कर सकता है, जहां वो मई में रुका था। त्रिशूल का आयोजन गुजरात और राजस्थान में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य फोकस कच्छ क्षेत्र पर है, जो पाकिस्तान के साथ संभावित नए तनाव बिंदु के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि यदि उसने गुजरात के सर क्रीक क्षेत्र में भारत की जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो उसका जवाब इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। तो उधर आपको बता दें, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद राफेल की ताकत में भी होगा बड़ा इजाफा। वायुसेना को मिल सकता है मेटियोर मिसाइलों का जखीरा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत लगातार अपनी हवाई ताकत में भी जमकर इजाफा कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस में मेनली हवाई ताकत ही कार्य आते हैं। अब भारतीय वायुसेना अपने राफेल लड़ाकू विमानों के लिए बड़ी संख्या में हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइलों को खरीदने की योजना पर काम कर रही है। 1500 करोड़ के इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। जल्दी इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि यूरोपीय फर्म MBDA द्वारा निर्मित इन मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की खरीद के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय में विचार चल रहा है। जल्दी आयोजित होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का एकमात्र ऐसा बेड़ा है जो इन यूरोपीय लंबी दूरी की मिसाइलों को दाग सकता है। भारत ने पहले ही 36 राफेल विमानों के साथ मेटियोर मिसाइलों का ऑर्डर दिया था, जो 2016 में फ्रांस से खरीदे गए थे। नौसेना के लिए खरीदे जा रहे 26 राफेल विमानों में भी ये मिसाइलें शामिल होंगी। साथ ही साथ बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना के मरने की अफवाह फैलाई जा रही है। दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं बता दें। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीमार या मरने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब और कई पेजों पर फोटो, कार्ड और संवेदना शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन हसीना की पार्टी अवामी लीग ने तुरंत इन खबरों को पूरी तरीके से झूठा और सोचा समझा षड्यंत्र बता दिया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस समय शेख हसीना खुद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। दोस्तों, इन अफवाहों की शुरुआत फेसबुक से शुरू हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि शेख हसीना की मौत हो चुकी है और उनको संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं, दोस्तों बताना मत भूलिएगा। शेख हसीना अभी भी भारत के दिल्ली क्षेत्र में मौजूद हैं। साथ ही साथ उधर बता दें, डबलिन में भारतीय दूतावास की शानदार पहल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समर्पित पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन। जी हां, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श से प्रेरित होकर डबलिन में भारतीय दूतावास ने आयरलैंड में पहली बार दूतावास की राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला की पहल के तहत जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को समर्पित एक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन किया। इस बहुआयामी कार्यक्रम में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक खान पान, शिल्प और पर्यटन विरासत पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति के साथ साथ कई पारंपरिक नृत्य, कश्मीरी कविता पाठ और आकर्षक वस्त्रों और शिल्पों का प्रदर्शन शामिल था। इस अवसर पर बोलते हुए आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्र ने डबलिन में लगभग 200 लोगों के छोटे कश्मीरी समुदाय को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर पहली बार विशेष आयोजन करने में दूतावास का उत्साह पूर्वक समर्थन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, उधर बता दें, इजराइल में हुआ शुरू बड़ा विरोध प्रदर्शन, अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कर दी आगजनी। जी हां, इजराइल में इस समय हजारों कट्टर धार्मिक यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने गुरुवार को काले कपड़े पहनकर यरूशलेम में सैन्य भर्ती के विरोध में रैली निकाली। ये लोग इजराइल की अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के अधिकार की गारंटी देने वाले कानून की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू ने पहले इसको लेकर कानून लाने की बात कही थी। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक काली टोपी पहने हुए पुरुषों की भीड़ ने तिरपाल के टुकड़ों में आग लगा दी, जबकि सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने शहर भर में कई सड़कों की घेराबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य भर्ती की निंदा करते हुए तख्तियां लेकर यरूशलेम की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर मार्च किया। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकता नगर में ई-बसों को दिखाई हरी झंडी। 1220 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन का गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिन के दौरे पर आए हैं, जहां करीब शाम 5 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधा सड़क मार्ग से एकता नगर के लिए रवाना हुए। इसके बाद पीएम मोदी जी एकता नगर पहुंचने पर यहां ई-बसों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं
जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए। वहीं एकता नगर और राजपीपला में 1220 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी जी अगले दिन यानी आज 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे होंगे। साथ ही भव्य परेड और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, फिर सोना टूटा 2000 रुपए, सिल्वर 1600। जी हाँ, सोने चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका चाइना ट्रेड डील के बाद दाम में रिकॉर्ड गिरावट दोस्तों। एक और दक्षिण कोरिया के बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बैठक के दौरान टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा। दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार खुलते ही सोने के भाव में करीब 2000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में 1600 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों की तेज गिरावट के बाद बुधवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर गिरावट हुई है दोस्तों। सोने की कीमत गुरुवार को एक्सचेंज खुलते ही 1,18,665 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत गिरकर 1,44,402 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई दोस्तों। 1600 रुपए की गिरावट चांदी में भी देखने को मिली है। और अभी और कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप के लगातार रिस्टोर होते हुए फैसलों के साथ इनके दाम भी धड़ाधड़ गिरते जाएंगे। फिलहाल इन्वेस्टर्स के लिए इंतजार करना काफी ज्यादा सुखद साबित हो सकता है। इसी बीच दोस्तों, ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।